आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नया मोड़। अब रिया चक्रवर्ती ने एक्टर की बहन पर दर्ज करवाया केस। भारतीयों को अगवा किए जाने पर बोला चीन, बताने को कुछ नहीं, अरुणाचल पर फिर किया दावा। एसबीआई से बाहर होंगे 30,000 कर्मचारी, VRS लाने की कर रहा तैयारी। दिल्ली NCR के वाहन चालकों से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द बनवा लें PUC प्रमाण पत्र वरना कटेगा चालान। रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल की, ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश। दिल्ली में किन्नरों के गुरु की हत्या, गोली मारकर बदमाश स्कूटी से हुए फरार। बिहार में हट गई लॉकडाउन की कई पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइन। PM मोदी ने ट्वीट के जरिए सीतामढ़ी के किसान जिज्ञासु से की करी तारीफ। GST रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारी जांच के दायरे में, ऐसे हो सकती है कार्रवाई। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट CM केजरीवाल ने घर से डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नया मोड़। अब रिया चक्रवर्ती ने एक्टर की बहन पर दर्ज कराया केस। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी एक्टर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। एक्टर रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्ट का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि ये ही लोग सुशांत सिंह राजपूत का फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्ट बनाने के पीछे हैं। रिया चक्रवर्ती यह शिकायत सुशांत और उनकी बहन के बीच 8 जून को हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर है। इसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। उस चैट से पता चल रहा था कि सुशांत की बहन प्रियंका ने उनसे हफ्ते भर तक लिब्रियम और रोजाना नेक्सिटो और लोनाजेप लेने के लिए कहा है। इससे पहले सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती सोमवार को लगातार दूसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश हुई। रिया से NCB के अधिकारियों ने रविवार को भी 6 घंटे तक पूछताछ की थी और फिर से पेश होने को कहा था। 28 वर्षीय एक्टर सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे वल्डार्ड स्टेट स्थित NCB दफ्तर पहुंची। वह पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंची। NCB ने कहा था कि जब रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए पेश होंगी तो वह उनके छोटे भाई शैविक चक्रवर्ती, राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा और राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत से उनका आमना सामना कराना चाहती हैं, जिससे यह कथित मादक पदार्थ गिरोह में सभी की भूमिका स्पष्ट हो सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारतीयों को अगवा किए जाने पर बोला चीन, बताने को कुछ नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर फिर किया दावा। 5 भारतीय नागरिकों को PLA द्वारा अगवा किए जाने को लेकर चीन ने कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोप का खंडन किए बिना एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। चीन सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, चीन ने कभी कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो कि चीन के दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है। क्षेत्र में 5 भारतीयों के गायब होने को लेकर भारतीय सेना द्वारा PLA को भेजे गए संदेश को लेकर हमारे पास अभी कोई ब्यौरा नहीं है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग ने दावा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से 5 भारतीयों को कथित रूप से अगवा कर लिया है। एरिंग ने PMO को टैग कर
अपने ट्वीट में दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के 5 लोगों को अगवा किया गया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि कुछ महीने पहले इस तरह की घटना हुई थी। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अरुणाचल प्रदेश के 5 निवासियों को अगवा किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने रविवार को अपने PLA समकक्ष को हॉटलाइन संदेश भेजा था। ऐसे में चीन की इस प्रक्रिया से भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता और बढ़ गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 30,000 कर्मचारियों को VRS देने की तैयारी में SBI बैंक। भारतीय स्टेट बैंक करीब 30,000 कर्मचारियों को VRS देने की तैयारी में है। बैंक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS लाने की तैयारी कर रहा है। SBI के कुल कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 2,49,000 थी। भारतीय स्टेट बैंक अपने 30,000 कर्मचारियों के लिए VRS लाने की तैयारी कर रहा है। बैंक कर्मचारियों के लिए SBI एक बड़ी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS लाने की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी PPI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस योजना से 30,190 कर्मचारी बैंक से बाहर हो सकते हैं। VRS के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। इस प्रस्तावित VRS का नाम सेकेंड इनिंग टैप VRS 2020 है। इससे पहले वर्ष 2001 में SBI ने VRS की पेशकश की थी। SBI के कुल कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 2,49,000 थी, जबकि मार्च 2019 तक यह संख्या 2,57,000 थी। प्रस्तावित ड्राफ्ट के मुताबिक कुल 11,565 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी VRS स्कीम के लिए पात्र होंगे। बैंक का कहना है कि लागत में कटौती के लिए यह पहल की जा रही है। इससे 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। इसमें कहा गया है कि यह योजना के तहत रिटायरमेंट के योग्य कर्मचारियों में से 30% भी VRS का विकल्प चुनते हैं तो जुलाई 2020 के वेतन पर आधारित अनुमान के तहत SBI को करीब 1,662.86 करोड़ रुपए की बचत होगी। सूत्रों के मुताबिक SBI की VRS योजना ऐसे सभी अस्थायी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुली होंगी जिन्होंने निर्धारित तारीख तक बैंक को 25 साल की सेवा दे दी होगी या 55 साल की उम्र पार कर चुके होंगे। यह योजना इस साल 1 दिसंबर से फरवरी 2021 के आखिरी तक खुली रहेगी, यानी इसी अवधि में VRS के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों की VRS का आवेदन स्वीकार किया जाएगा उन्हें वास्तविक रिटायरमेंट तारीख तक बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन का 50% एक्स ग्रेसिया के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अन्य फायदे जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और मेडिकल बेनिफिट भी मिलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR के वाहन चालकों से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द बनवा ले PUC प्रमाण पत्र वरना कटेगा चालान। दिल्ली NCR में रहते हैं और अपने वाहन राष्ट्रीय राजधानी में भी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल PUC प्रमाण पत्र बिना वाहन चलाने वालों पर सख्ती हो रही है। यही वजह है कि बगैर PUC प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर दिल्ली परिवहन विभाग की सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। अब PUC सेंटरों पर प्रमाण पत्र बनवाने वालों की भीड़ बढ़ रही है। अगस्त में PUC प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या एकाएक 7 लाख से ऊपर पहुंच गई है, जो कि जुलाई से करीब 3 लाख अधिक है। बगैर PUC प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर चालान की जुर्माना राशि अब 10,000 रुपये है। 2020 में 5,18,948 जबकि जुलाई में 4,04,570 PUC बने थे। इसके बाद मुख्य सचिव विनय देव के आदेश पर परिवहन विभाग ने 11 अगस्त से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया तो PUC प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या में एकाएक उछाल आ गया। 1 से 31 अगस्त तक 7,40,698 PUC बने हैं। इसमें सबसे अधिक 25 अगस्त को
37,309 बने हैं। अगस्त में बने कुल पीयूसी में पेट्रोल के वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। अगस्त में पेट्रोल के 5,78,170 वाहनों के पीयूसी बने हैं। बताया जा रहा है कि डीजल के वाहनों के 45,421, सीएनजी के वाहनों के पीयूसी 1,16,724 पीयूसी बने हैं। इसके अलावा 383 पीयूसी एलपीजी के वाहनों के बने हैं। पेट्रोल के अधिक वाहनों के पीयूसी के पीछे का कारण यह माना जा रहा है कि अब 2 पहिया व कार चालक वाले अधिक पीयूसी बनवा रहे हैं। दिल्ली में इस समय करीब 1,10,00,000 वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से 70 लाख के करीब 2 पहिया वाहन पंजीकृत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल की। ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश। 5 साल में भारत में ही बनेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर HSTDV देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इसे DRDO ने तैयार किया है। उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसे SkyMZ तेज रफ्तार इंजन की मदद से लॉन्च किया गया। भारत यह तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी यह तकनीक तैयार कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने और यह उपलब्धि हासिल करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO की टीम को बधाई देता हूं। मैंने यह प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दिल्ली में किन्नरों के गुरु की हत्या, गोली मारकर बदमाश स्कूटी पर हुए फरार। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के GTV इनक्लेवर इलाके में किन्नर के गुरु की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का शक लग रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक किन्नर एकता जोशी के बेटे ने बताया कि वो शनिवार देर शाम 8 बजे अपनी मां के साथ लक्ष्मी नगर से वापस अपने घर पहुंचा था। जैसे ही घर के बाहर कार से एकता जोशी उतरी, तभी 2 बदमाशों ने उस पर 4 राउंड गोली चला दी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से स्कूटी पर फरार हो गए। एकता जोशी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को शुरुआती जांच में आपसी रंजिश लग रही है। वहीं पुलिस ने घर के बाहर लगे CCTV फुटेज की जांच भी की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं पिछले दिनों में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई धमकी मिली हो। शक है कि कहीं इलाके को लेकर झगड़ा न हुआ हो। दिल्ली में किन्नरों के अलग अलग ग्रुप हैं और अक्सर इलाके में काम करने को लेकर, जैसे कोई ग्रुप दूसरे इलाके में घुस आया तो इस इलाके में काम करने वाले किन्नर झगड़ा कर लेते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में हट गई लॉकडाउन की कई पाबंदियां, जानिए नई गाइडलाइन। राज्य में अनलॉक 3 की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। सोमवार को प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 का आदेश प्रभावी हो गया है। बिहार में भी अनलॉक 4 का वही आदेश लागू होगा जो केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। प्रदेश में केंद्र सरकार का आदेश स्वतः लागू हो गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन अनलॉक 4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग सोमवार को विधिवत आदेश जारी हो गई है। 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें शारीरिक दूरी, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल,
मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 31 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने जाने का सामान ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज व कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए SOP अलग से जारी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को 31 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, PM मोदी ने ट्वीट कर सीतामढ़ी के किसान जिज्ञासु सिंह की करी तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार के सीतामढ़ी के जिज्ञासु सिंह जी खेती में जिस प्रकार का अद्भुत कार्य कर रहे हैं वो हर किसी को नई ऊर्जा से भर देने वाला है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग, खासकर हमारे युवाओं को इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, GST रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारी जांच के दायरे में, ऐसे हो सकती है कार्रवाई। GST रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारी को जांच के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य विभाग के अफसर ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर उनसे अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल कराएंगे। मुख्यमंत्री के समीक्षा के बाद वाणिज्य कर विभाग ने रिटर्न दाखिल कराने का विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के सभी महीनों के विभिन्न टर्नओवर के व्यापारियों के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख इसी माह है। सितंबर में 5 करोड़ से कम टर्नओवर के डीलर के रिटर्न दाखिल करने की तिथि मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर और जुलाई की 30 सितंबर है। इस प्रकार इन महीनों के लिए सितंबर में रिटर्न दाखिल किया जाना है, इसलिए व्यापारियों से अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान GST में व्यापारियों को चिन्हित कर उनसे रिटर्न दाखिल कराने को कहा है। इसके आधार पर यह भी देखा जाएगा कि कितने व्यापारियों ने GST के दायरे में आने के बाद भी पंजीकरण नहीं कराया है। यह भी पता लगाया जाएगा कि कम टर्नओवर दिखाकर कितने व्यापारी GST में रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके आधार पर GST में राजस्व बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ अगली और सबसे लास्ट खबर, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट CM केजरीवाल ने घर से की डेंगू के खिलाफ अभियान की शुरुआत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह 10 बजे अपने आवास पर साफ सफाई करके डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट महाअभियान की शुरुआत की। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों ने भी अपने आवास पर साफ सफाई करके इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने भी इकट्ठा हुए साफ पानी को बदलकर डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते तक चलने वाले महाअभियान की शुरुआत की। इस दौरान CM केजरीवाल ने कहा, पिछले साल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू को हरा कर दिखाया था। इस बार भी हमें मिलकर डेंगू को हराना है। केजरीवाल ने विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों RWUA समेत दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, अक्सर हमको लगता है कि हमारे घर में तो एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पानी रुक सके। अगर 10 मिनट लगातार ठीक से देखेंगे तो कहीं ना कहीं रुका पानी निकल आता है। इसलिए अपने परिवार को डेंगू से बचाकर रखने के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान में शामिल होना जरूरी है।
अरविंद केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, पिछले साल दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू को हरा कर दिखाया था। आइए आज से डेंगू के खिलाफ अगले 10 हफ्ते चलने वाली लड़ाई हम फिर से शुरू करें। सुबह 10 बजे मैं अपने घर पर चेक करूंगा कि कहीं पानी जमा तो नहीं है। आप भी ज़रूर करना। हमें इस बार भी मिलकर डेंगू को हराना है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।